नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय बना है। करीब 14 जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति बेहद चिंताजनक है। 50 से ज्यादा ब्लॉक डार्क जोन में है, करीब 80 ब्लॉक रेड जोन में शामिल है। रिकॉर्ड गर्मी और पानी की बढ़ती डिमांड के बीच ग्राउंड वाटर सेल ने कई जिलों में भूजल स्तर की जांच के लिए सर्वे शुरू कर दिया। ब्लॉक स्तर पर शुरू किए गए सर्वे की रिपोर्ट जून के आखिर तक फाइनल कर दी जाएगी। इसके बाद पता चल पाएगा कि मौजूदा समय में हमारी धरती में कितना पानी बचा है। ग्राउंड वाटर सेल की निगाहें सोनीपत के डार्क जोन पर भी टिकी हैं, जहां स्थिति पिछले सालों से चिंताजनक बनी हुई है। इस बार मार्च से ही रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। इसके चलते भी जो भूजल का दोहन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। भूजल सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही परिस्थितियों को बदलने के लिए आवश्यक जो भी कदम है उठाए जाने को लेकर चर्चा हो सकती है। ग्राउंड वाटर सेल मंथन करेगा इस पर। इससे भूजल की स्थिति को और ज्यादा खराब होने से बचाया जा सके। लगातार नीचे खिसक रहे भूजल स्तर को देखते हुए सरकार ने 15 मई से पहले धान की नर्सरी और 15 जून से पहले धान की रोपाई न करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ सख्ती भी बरती जाएगी और राजनीति भी इसमें जरूर होगी। करनाल में लगभग 45 एकड़ धान की फसल नष्ट कर दी गई है और 4,000 रुपए प्रति एकड़ जुर्माना भी लगाया गया। अब सवाल यहां पर बहुत सारे राजनीतिक भी उठेंगे कि आखिर किसानों को, अन्नदाताओं को क्यों रोका जा रहा धान की फसल उगाने से। लेकिन इसमें स्पष्ट कर दें कि इसके पहले ही खुद मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं कि कुछ जगहों, कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए, वहां पर धान की खेती ना हो। सरकार उसकी व्यवस्था कराएगी, क्योंकि वहां पर धान उगाने के चक्कर में पानी का जो दोहन होता है वो अपने आप में बड़ा संकट उन्हीं लोगों के लिए पैदा करता है। इसमें चाइना का उदाहरण भी दिया जाता है कि चाइना, जहां पर जो चावल है वो मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद चाइना कई इलाके हैं जहां पर धान की खेती पर पाबंदी लगाता है और वहां पर जो धान की जरूरत या चावल की जरूरत होती है उसकी भरपाई अन्य देशों से करवाता है, क्योंकि वहां संकट है पानी का और पानी बचाने के लिए वहां पर भी सख्ती बरती जाती है। वही सख्ती अब यहां हरियाणा में भी बरतने की तैयारी, उसकी शुरुआत हो गई। वो जिले हम आपको दिखा रहे हैं, हिसार, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, इन जगहों पर संकट ज्यादा बढ़ गया है। सर्वे यहां पर चल रहा है। महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पानीपत, इन जगहों पर भी इस वक्त संकट बढ़ा हुआ है। 15 से ज्यादा जिले हैं जहां पर पानी का संकट, और उसकी वजह मुख्य यही है कि दोहन, गर्मी की वजह से पानी का ज्यादा, और साथ में जो धान की खेती है उससे भी पानी का दोहन, बोरवेल और ट्यूबवेल से पानी का लगातार दोहन हो रहा। कई जगहों से शिकायत भी निकल कर आई है कि वहां पर इस वक्त स्थिति खतरनाक हो रही है और वहां जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी नीचे चला गया। 1 एकड़ धान में करीब 26 बार पानी की जरूरत होती है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दोहन है। 1 किलो चावल के लिए 2000 लीटर से भी ज्यादा खपत हो जाती है पानी की। यानी आप 1 किलो चावल उगाएंगे, धान उगाएंगे, और उसके लिए 2000 लीटर से भी ज्यादा पानी। तो तेजी से गिर रहा भूजल स्तर संभलना जरूरी है और यहां पर सख्ती भी जरूरी है। सरकार की तरफ से अपील की गई थी, लेकिन शायद उसका कोई भी यहां नतीजा नहीं निकला। इसकी वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। क्योंकि बहुत ही भीषण गर्मी पड़ी है, इस वजह से हमारे भूजल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। बारिश भी काफ़ी लेट आई है और किसी भी संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम उसकी सही गुणवत्ता को और सही उसकी मात्रा को हम जांच लें। सोनीपत ज़िले में हमारे 140 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और इसके लिए हमने 6 टीम बना दी हैं, जो कि हमारा सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण होने को है। एक बार सर्वे पूरा होने के बाद हम इस डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट फाइनल करके जून से के दूसरे हफ्ते तक हम सरकार को भेज देंगे। वाटर का लेवल जो है हर साल जो है नीचे मतलब डाउन जा रहा है। आने वाले समय में जो है पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई ना नहर है, ना कोई छोटा और रजवाया है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे यहाँ पे। और पानी का स्तर जो है अभी भी जो है 150 से नीचे जा चुका है। किसान जो है ये 2-3 फसल उगाता है यहाँ पे, गन्ने की, धान की, गेहूं की। धान में पानी की जो है बहुत खपत होती है, उसके कारण भी एक जो है बहुत नीचे चला गया स्तर पानी का। किसानों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए और विभाग को भी निर्देश थे कि कोई भी किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई का कार्य ना करें और नर्सरी का कार्य है वो 15 मई से पहले ना करें। लेकिन उसके पश्चात भी कुछ किसान भाई मई के महीने में ही धान की रोपाई का कार्य शुरू कर देते हैं
और इसमें अब ये भी एक ट्रेंड चल गया है, क्योंकि हम जो धान की नर्सरी लगती है उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, तो एक ट्रेंड चल गया है कि धान की नर्सरी यहाँ ही लगाते हैं और साथ लगते प्रदेश उत्तर प्रदेश से धान की नर्सरी ले आते हैं और यहाँ रात को या कहीं भी चुपके से उस कार्य को कर देते हैं, जिससे जो भूमिगत जल का दोहन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके देखा देखी जो हमारा एक एक्ट बना हुआ है उसकी अवहेलना हो रही है। और दूसरे जो किसान हैं वो भी इस बात से प्रोत्साहित होते हैं कि जब इस किसान ने लगा लिया तो हम भी लगाएं। बहरहाल तो पानी का बड़ा संकट है और सवाल भी हमारा यही है कि संकट खत्म कैसे होगा। पानी का जो संकट है, खेती पर खतरा है और साथ में पीने के पानी का भी दोहन ज्यादा हो रहा है। धान की खेती से लगातार भूजल स्तर गिर रहा है, ये शिकायत भी मिली है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, एक्शन भी लगाया गया और जुर्माना भी यहां पर लगाया गया है। डार्क जोन से निपटने की जो प्लानिंग है, जो सर्वे अभी चल रहा है, उसकी रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा, मंथन हो पाएगा कि असल में इसका क्या तरीका है और कैसे इस दोहन को रोका जा सके। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शमशेर सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। रविंदर ढुल, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। रजवंत दहीनवाल है, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है रजवंत आपका। और अमित नेहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अमित नेहरा जी आपका। सबसे पहले शुरुआत में कर रहा हूं शमशेर जी आपसे ही, जो ये एक्शन की बात है, एक तरफ दोहन रोकना है, सर्वे होगा, उसके बाद मंथन होगा कि कैसे इसको हम कर पाए, लेकिन उसी बीच में जो धान की खेती को लेकर बात हुई, इस पर हमने पहले भी देखा कि मुख्यमंत्री ने खुद अपील की थी, सरकार ने अपील की, लेकिन शायद वैसा असर नहीं हो पा रहा। अब एक्शन हो रहा, लेकिन इसी एक्शन को लेकर राजनीति भी शुरू हो जाती है कि अन्नदाता को हम रोक रहे हैं चावल उगाने, धान उगाने से। शमशेर जी, अपनी आवाज आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, चलिए, शायद कुछ तकनीकी खामी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। अमित नेहरा साहब, एक पत्रकार के तौर पर यह सवाल हमने भी कई बार देखा कि उठाया गया और हमने भी सवाल को पूछा कि क्या यही एक तरीका है कि अन्नदाता को हम रोक दें धान उगाने से, या फिर सरकार के पास भी और कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो एक्शन ले, तभी ये किसान समझें कि 1 किलो चावल उगाने में वो कितने पानी का दोहन कर दे रहे हैं। अतुल, देखिए, ये जो समस्या है ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई तरह की समस्या है। ये अकेली एक समस्या नहीं है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो भूजल का संकट है, भूजल तल का जो गिरने का संकट है, वो सिर्फ किसी जिले के लिए नहीं है, बल्कि किसी प्रांत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट है ये आज के दिन। तो पूरा जो विश्व है वो पानी की कमी से इस नंबर पे जोड़ लो। इसमें क्या है कि इसमें हमें सभी को समझना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, किसानों को भी समझना होगा, आम आदमी को भी समझना होगा, पानी के महत्व को समझना होगा। आज के दिन अगर हरियाणा की बात की जाए इन पर्टिकुलर, तो 6,500 गाँव हैं यहाँ पे, तो उसको 7 भागों में बांटा गया है जल प्रबंधन की दृष्टि से। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो 1780 गाँव है वो रेड जोन में आ चुके हैं, यानी ये बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और जो 1041 जो गांव है वो पिंक जोन में है, और बाकी जितने भी गांव है, तो ये मान के चले कि 40% जो गांव है वो भूजल स्तर है उनका वो चिंताजनक स्थिति में है। तो ये एक छोटी सी वानगी है, और ये है कि सबसे गंभीर बात ये है कि ये आगे और ज्यादा संकट गहराता चला जाएगा। बिल्कुल। लग नहीं रहा कि ये ठीक होगा, क्योंकि कई बार आशा होती है कि चलो भाई 1-2 साल का संकट है, ये तो आगे और ज्यादा बढ़ेगा अगर इसी तरह रहा। तो इसमें देखिए, कई बार सरकारों की भी भूमिका बड़ी अच्छी रही है। आपको ध्यान हो शायद, एक साठी होती थी फसल चावल की, वो 60 दिन में तैयार होती थी, तो मई में बिजाई हो जाती थी और 60 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती थी। बिल्कुल। उसमें दिक्कत ये थी कि पानी बहुत लगता था, तो सरकार ने उस पे आपराधिक कृत्य माना उसको कि भाई जो साठी लगाएगा उस पे हम जेल भी भेजेंगे, जुर्माना लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो वो धीरे धीरे कम हो गया। तो अब भी जो सरकार कर रही है अपने लेकिन नेहरा साहब, यही तो मेरा सवाल था ना, जब साठी को पाबंद किया गया तो उस वक्त राजनीतिक दलों ने, जो विपक्ष में, उन्होंने कहा कि देखिए अन्नदाता को रोक दिया गया, जबकि ये तो अच्छा कदम था सरकार का शायद। देखिए अतुल, मैंने शुरू में ही कहा है, ये जो समस्या है ये एक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या नहीं है, राजनीतिक समस्या नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं, मिली जुली समस्या है। इसमें हमें समझना होगा कि सरकार को, किसानों को, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको सबको मिलके ऐसी
खेती पहचाननी होगी जो कम से कम पानी लगे, जिसमें ऐसी किस्म पहचाननी पड़ेगी जिसमें कम से कम पानी लगे, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है वो देखना पड़ेगा। तो ये जल प्रबंधन है और कृषि प्रबंधन बिल्कुल, है। और उसमें किसानों को जागरूक भी करना होगा और साथ में उन्हें बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। विकल्प भी देना होगा कि अगर वो साठी ना उगाएं, धान की खेती कम करें, तो फिर उसके विकल्प के तौर पर उनके पास क्या होगा जो कि इन क्षेत्रों में उगाया जा सके, उसकी पैदावार हो सके और अन्नदाता को नुकसान भी ना उठाना पड़े। शमशेर जी, कार्रवाई तो है, अच्छी बात है, सरकार ने पहल की, अपील की थी मुख्यमंत्री ने खुद, और अब एक्शन भी हो रहा, लेकिन पानी कम भी हो रहा लगातार। इसकी प्लानिंग तो सरकार को ही करानी होगी। देखिए, जिस प्रकार से नेहरा जी ने बताया कि जो जल है वो जीवन है और इसका प्रबंधन जिसकी भी सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है, और मैं इस जिम्मेवारी के साथ ही कह रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3 साल से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी फसल जिससे पानी की मात्रा ज्यादा जिसमें लगती है वो कम किया जाए, और उसके लिए मुआवजा भी देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए कुछ ब्लॉक चिन्हित भी किए हैं, और जिस प्रकार से जो डार्क जोन की बात आई है तो भूस्थल बहुत ही नीचे गिर गया है। इसका प्रबंधन सबकी जिम्मेवारी बनती है। इसमें किसान भी सहयोग दे, इसमें दूसरे साथी जो विपक्ष के साथी वो भी सहयोग दे, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, सरकार समय समय पर जिस प्रकार से अभी जोड़ों की सफाई करके उसका भूजल थोड़ा सा ऊपर आए, उसके लिए जल संरक्षण की बात सरकार ने की है। और जिस प्रकार से पहले भी इसके लिए समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा या दूसरे ब्लॉक स्तर पर इसके लिए कार्यक्रम भी रखे गए हैं कि किसानों को इस बारे में उसको जानकारी दी जाए। और कुछ लोग जिद्दी करके या किसी प्रकार की जो राजनीति जो करते हैं तो वो भी गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अपने देश की जो जनसंख्या है पूरे विश्व में 17% है, और हमारे जो पानी पीने योग्य है या कृषि योग्य जो पानी है वो केवल मात्र 4% है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारी जो फसल है जो वो वर्षा पे ज्यादा आधारित है, 55% से ज्यादा जो फसल है और वो वर्षा पे आधारित है, बरसात पे आधारित है। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से नेहरा जी ने भी बताया कि काफी कुछ समय से बहुत ज्यादा जल का दोहन हो रहा है, चाहे वो धान की फसल के लिए हो, चाहे वो ईख की फसल के लिए हो, या चाहे वो जिस प्रकार से गेहूं के जो हमारी पहले दलहन और तिलहन की ज्यादा मात्रा हरियाणा में बोई जाती थी, अब गेहूं और धान ज्यादा बोया जाता है। तो इसके लिए हमने बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जल के बगैर तो जीवन है ही नहीं। और सबसे पहला तो हमारा काम पीने के जल के लिए व्यवस्था करनी जरूरी है। खेती तो हम दूसरी भी जिस प्रकार से ड्रिप के जो सिंचाई के माध्यम से भी हम दूसरी फसलें उगा सकते हैं, कम पानी से भी हम दूसरी फसलें ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार की। रविंदर ढूल साहब, कांग्रेस ने जिस वक्त ये अपील की गई थी और जिस वक्त में ये एक्शन की बात हुई थी कि ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, तो आपकी पार्टी ने कहा कि देखिए पाबंद कर दिया अब अन्नदाता को भी। आपसे शमशेर जी कह रहे हैं कि हमें आपका भी सहयोग चाहिए किसानों को जागरूक करने में, क्योंकि समस्या सबके लिए होगी। इन इलाकों में, इन जिलों में बहुत ज्यादा संकट हो गया है। देखिए अतुल जी, मैं सुन रहा था शमशेर जी को, मेरे बड़े भाई को। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि समस्या बहुत गंभीर है और राजनीति से ऊपर है। सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार से ये समस्या है, इसको हमको सबको मिलजुल करके ही निपटाना पड़ेगा और इसमें सहयोग सबका रहेगा, सरकार का भी, विपक्ष का भी। बस मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कुछ चीजों को लेकर के। पहली बात तो जो निर्णय लेते हैं ज्यादा जल्दबाजी में ना लिए जाएं। हर निर्णय पूरे रिसर्च के साथ में, पूरे सभी लोगों के सहयोग के साथ में उसको लिया जाए। यानी कि जब आप जो है किसी क्षेत्र के अंदर किसी किसान को पाबंद करते हैं, जैसे कि आपने बताया शुरुआत में अपने उसमें पिक्चर में कि भी किसानों की फसल को काट दिया गया, जुर्माना लगाया गया, तो उस क्षेत्र के अंदर क्या हमने इंडिविजुअली या किसी प्रकार के संसाधनों से उन किसानों को जागरूक किया था कि भी आप वहां पर ये फसल ना लगाएं, यदि ये फसल लगाते हैं तो उसका ये आपका नुकसान
होगा, आपके बच्चों को ये नुकसान होगा, और इस प्रकार का आपके खिलाफ में हम जुर्माना लगाने का जो है सरकार को जो है मजबूर होना पड़ेगा। जब सरकार इस प्रकार के काम करे तो उससे पहले सरकार के सरकारी अधिकारियों की, इनके पास पूरी फौज है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास अधिकारी कोई कमी है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक स्तर के ऊपर तो जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन हमारी प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत सारे अधिकारी हैं। कृषि एक विभाग है, विभाग के अधिकारी वहाँ बैठे हैं गाँव क्षेत्र में जाकर के। जब हम देखते थे बचपन के अंदर, जब हमने हरित क्रांति जब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट की, तो अलग अलग प्रकार की बीजों की किस्में, अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया था पूरे भारत के अंदर। जो आज के दिन में हम कृषि का जो स्टेटस देख रहे हैं, वो उस समय पर जो हरित क्रांति लेकर के आए थे, उस जागरूकता का ही परिणाम है। अब आज वो रिडंडेंट हो गया, हम मानते हैं कि वो उस समय का चीज थी, वो रिडंडेंट हो गई है, पुरानी हो गई है। अब हमको नई चीज लेकर के आनी है, तो नई चीज लेकर के आने के लिए हमें बहुत ज्यादा जागरूकता फैलानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा कि मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो एक्शन हुआ वो गलत था, आप ये कह रहे हैं एक्शन नहीं होना चाहिए था? मैं ये कह रहा हूँ इस प्रकार का एक्शन ना लिया जाए, एक्शन से पहले उन्हें अवेयर किया जाए। यदि अवेयर होने के बावजूद भी लोग समझने के लिए नहीं तैयार हो तो प्रोहिबिटरी एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये साहब यही तो मेरा सवाल है। आप चूंकि बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं तो आपने पहली लाइन में स्वीकार कर लिया कि नहीं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही मेरा सवाल है कि जिस वक्त पाबंद किया गया है, जिस वक्त मुख्यमंत्री ने अपील की कि भाई साठी ना लगाए, उस वक्त कांग्रेस का स्टैंड यही था कि अन्नदाता को अन्न उगाने से रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री जी ने अपील की, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की अपील के अलावा जो अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा उन लोगों के लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट किए गए, वो भी तो महत्वपूर्ण है ना, समझना और सीखना। तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी थी ना, आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी थी कि हम भी जो है भ्रम ना फैलाएं कि भाई पाबंद किया जा रहा है, बल्कि ये कहें कि पाबंद किस लिए किया जा रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, तो एक जो है वन साइडेड एक्शन गलत है, एक्शन लिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि एक्शन नहीं, क्योंकि कई जगह पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी बहुत आवश्यक होता है। मैं ये कह दूं कि भी सारे के सारे कार्य जो है आपके अपील से हो जाएंगे, नहीं होते हैं। प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी कहीं जगह पे आवश्यक हो सकता है। ठीक है रजवंत दहीवाल, क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है कम से कम इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, कह रहे हैं ढुल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता? जल के ऊपर अगर राजनीति करेंगे तो फिर बचेगा क्या? जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि जल ही जीवन है, ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूरी मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री जी ने अपील की है तो अपील करने से पहले एक बार जो विधानसभा में 90 व्यक्ति हैं जो विधायक चुने हुए हैं, कम से कम अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके अगर इस चीज चर्चा की जाए तो ये शायद वो जागरूकता अभियान के बारे में जो हम कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाए, पहले कम से कम वो विधानसभा के जो लोग हैं उन पर इस चीज के लिए चर्चा कर ली जाए, उनको कन्विंस कर लिया जाए, उसके बाद अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई जाए, उसके बाद इनके पास जो कृषि विकास अधिकारी है शायद वो पद खाली पड़े हैं। मैंने एक दिन देखा था कि लगभग 700 के आसपास इनके पास कृषि विकास अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। अब जिम्मेदारी का निर्वहन तो उन्हीं को करना है ना, आम आदमी को। दूसरी बात, अगर उन विधायकों को या सभी दलों को अगर साथ लेकर इस पर चर्चा की जाती तो शायद कोई भी दल ये इस चीज को अपोज नहीं करता और वो कहीं ना कहीं सरकार का भी सहयोग करते, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी चीज है। लेकिन आज जो अपील के बाद और उसमें सिर्फ किसानों पर ये थोपा जा रहा है, जबकि अगर उनको समय पर रहकर जागरूक किया जाता। आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी दल है अपने जागरूकता अभियान के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जाते हैं, और अगर वो पार्टी के प्रचार की बजाय अगर इस चीज के लिए जागरूक करने के लिए किसानों के पास जाए तो शायद वो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन मैं इसमें यही मानूंगा कि सरकार कोई भी चीज थोपना चाहती है, अगर वो कम से कम अपने विधायकों से, जो भी विधायक है 90 विधायक है, 90 विधायकों से जब सभी पार्टियों से सर्वदलीय बैठक करके अगर इस चीज में चर्चा करके अगर फैसला लेती तो शायद उसके बेहतर परिणाम भी नजर आते और कोई भी व्यक्ति उसका अपोज भी नहीं कर पाता। किसान भी इससे खुश होते क्योंकि उनको समझने में आसानी हो जाती और कोई भी दल उसका विरोध नहीं कर पाता। तो दहीवाल साहब, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? उन 90 लोगों में या अगर नहीं है आपके विधायक के क्षेत्र में तो आपके संगठन के लोग हैं, क्या वहां से शिकायत आपके जरिए वहां तक नहीं जा सकती थी? आप ही दे देते सुझाव विधानसभा में। मैंने क्या कहा है? मैंने यही तो चीज कहा है कि क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी 90 आदमियों को समझाने की नहीं बनती क्या? अगर मुख्यमंत्री जी सबसे पहले उन 90 आदमियों से एक बार डिस्कस कर लेते तो इसमें और किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। वो 90 आदमी और उन 90 लोगों की क्या जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के प्रति? उनको भी तो बता सकते हैं कि भाई ये समस्या इस इलाके में है, आप तक हम ये शिकायत पहुंचा रहे हैं, इस समस्या को आप तक बता रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे
पहले जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री जी की है। जब वो अपील कर रहे हैं तो अपील करने से पहले अगर उन लोगों को इकट्ठा करके एक बार इस चीज पर चर्चा कर लेते तो उसमें क्या दिक्कत थी? बताइए शमशेर जी, कांग्रेस का कहना है एक्शन बहुत जल्दबाजी में हो रहा है और दनिवाल साहब कह रहे हैं कि अगर आपने उन लोगों से ही चर्चा कर ली होती तो सबकी जिम्मेदारी तय हो जाती, वो खुद भी जागरूक करते। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे मुख्यमंत्री मुझे अच्छा लगता है उनके बारे में जब दूसरे पक्ष की पार्टी के लोग भी उनके बारे में तारीफ करते हैं। इस प्रकार से 2-3 दिन पहले डाटा आया था कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जिन भी विधायकों ने, क्योंकि देखो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक अलग बात है, लेकिन जो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करता है, जो जनप्रतिनिधि है, उसका सम्मान करना सरकार का भी फर्ज बनता है और अधिकारियों का भी फर्ज बनता है और उसको साथ में लेके सरकार का चलने का फर्ज बनता है, चाहे भले ही विपक्ष में क्यों ना हो। विपक्ष का भी कोई व्यक्ति विधायक जाए मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता है तो मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करते हैं। और रही बात ये जो विचार करने की, मैं तो हमारे साथी जो अभी कह रहे थे, पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं और आगे भी अपील करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी इस तरह की कोई थोपते नहीं है। अब मैं तो कहता हूँ काफी लोगों ने छोड़ा भी है धान का, जो मेरे ख्याल में राई क्षेत्र के कुछ किसानों ने कहा हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मानते हुए हम धान की फसल नहीं लगाएंगे, और बहुत से लोगों ने इसका अनुसरण भी किया है। बहुत से विधायक जो विपक्ष में हैं उन्होंने भी इसका अनुसरण किया है। रही बात राजनीति की, ये हो सकता है मेरे साथी इससे राजनीति का मामला जो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि कोई चीज थोपी जा रही है। हाँ, अवेयरनेस की डुल साहब की बहुत अच्छी बात है कि हमें किसानों को जब तक अवेयर नहीं करेंगे तो किसानों को समझ में ही आएगा कि हमें रोका जा रहा है। जबकि हम एक बहुत लंबी बात सोच के चल रहे हैं, वे आगे का जो भविष्य है, जो जल के बगैर हमारा संभव नहीं है, तो उसको सोच के चल रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के वोटों से बनता है और वो अपने क्षेत्र में जाके किसानों को या जो सामान्य व्यक्ति जो भी से संबंध रखते हैं उनको समझाएंगे तो उनको बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती है, ये जिम्मेदारी सभी की होती है। जब खुद आप कह रहे हैं, ढुल साहब कह रहे हैं, दनिवाल साहब भी वही बात कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जल का संकट है और जीवन का संकट है। धान उगाने के खाने के लिए, चावल खाने के लिए, लेकिन वो मैं ढुल साहब की बात का जवाब दे दूं, बीजेपी कहो या मनोज सरकार को राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही। हाँ, ये जरूर है कि जिस फसल के ना बोने से दूसरी फसल बोने से जो उसको घाटा हो रहा है किसान को 6 से 7 हजार रुपए उसका अनुदान दिया जा रहा है। और जो इस प्रकार की जो बातें आती हैं और इसको और भी दुरुस्त किया जाए ताकि किसान के भी समझ में आए और जल का भी हम एक बचाव कर सकें। और जिस प्रकार से एक अंधाधुंध जो भूमि जल को दोन किया जा रहा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। ठीक है अमित नेहरा साहब, सवाल इस बात का है कि दिल्ली हरियाणा पर आरोप लगाता है कि पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा की जो खुद की समस्या है उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर अगर धान उगाने की बात थी तो सरकार ने पहल की है, अब एक्शन भी हो रहा, लेकिन ठोस प्लानिंग और क्या हो? खुद हरियाणा के किसानों के लिए, इस बेल्ट के लोगों के लिए कौन से उनको विकल्प और दिए गए और उसके साथ साथ पानी का दोहन और कैसे रुके, इसको लेकर क्या प्लानिंग अब तक है? अतुल, पहली बात तो यह है कि तुरंत प्रभाव से पानी का दोहन रोका जाए, ठीक है ना। बेशक सख्ती बरतनी पड़े। हाँ, ये जरूर है कि फसल बोने से पहले अगर सख्ती हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए हर गांव में कि आपको ये चीज नहीं करनी है तो अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, जो कच्ची फसल होती है, जो उसको रोकना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। जब भूमि का मुआवजा दिया जाता है तब भी सरकार इंतजार करती है कि ये फसल जब तक कट ना जाए तब तक हम इसको एक्विजिशन नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि फसल को रौंद दिया जाए, काट दिया जाए, क्योंकि उस किसान की फसल होती है। तो उससे पहले अगर ये चीजें हो जाए तो अच्छी बात है। इसके लिए तो हमें ये होना है कि जन भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, अभियान बनाना पड़ेगा इसका। देखिए, अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, पत्रकारों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, स्कूलों को, विद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज को और जितने भी संस्थान है, जो भी जन भागीदारी है, उनको होना पड़ेगा। वर्कशॉप करनी चाहिए, बताना चाहिए भी क्या है स्थिति, ठीक है ना। कई बार किसानों को पता ही नहीं होता कि वास्तव में स्थिति क्या है। भाई, जो वाटर मैनेजमेंट के बारे में उनको पता भी नहीं होता। भाई, वो तो ये सोचता है कि तेरी फसल किसी तरह बच जाए,
तो बहुत पहले देखते थे कि नहरों में सूंडियाँ लगाते थे, रजवाई काट लेते थे। वो उस टाइम काटते थे जब उनको ये लगता था तेरी फसल सूख जाएगी। वो भी उनका एक्सट्रीम एक एंड पे जाके उनका ये कदम होता था। लेकिन फिर भी आज काफी हद तक शिक्षा आई है, जागरूकता आई है। हमें वाटर रिचार्ज जो है पॉलिसी, उस पर भी काम करना पड़ेगा। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ फिर वही बात आती है कि ऐसी फसलों पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल कम से कम पानी में उगाई जाए। और उसके साथ साथ भाई जो खरीदने की भी गारंटी देनी होगी सरकार को। सबसे बड़ी बात ये है भाई, मान लिया सरकार ने कह दिया कि ये चीज लगा लो, उस किसान ने वो लगा ली लेकिन वो बिकी नहीं, वो और ज्यादा फिर दिक्कत होगी। तो उसमें क्या है कि मार्केटिंग का भी जो सिस्टम है वो सरकार को डेवलप करना पड़ेगा। अब एलोवेरा है, एलोवेरा के साथ तो दिक्कत ये है कि अगर उसमें पानी ज्यादा आ जाए तो सूख जाता है। बेर का बाग है, जो बेरी होती है उसमें अगर पानी ज्यादा आ जाए तो बेरी सूख जाती है, बेरी का पेड़। तो ये कम पानी में होने वाली चीज है, तो इस तरह की चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात है कि ये एक दो दिन का नहीं, ये सतत प्रयास करने पे ये चीजें आनी होंगी। और ये एक हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप के जा रहे हैं उसको ध्यान में रख के हमें बिल्कुल। और देखिए अच्छी चीज यह है कि हम जब चर्चा करते हैं वहां पर अलग अलग दल होते हैं, तो आज कम से कम स्वीकार्यता इस बात की है कि भाई ये दल से ऊपर उठकर जीवन की बात है, तो यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं बात ढुल साहब भी कह रहे हैं, शमशेर जी भी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, दहीवाल साहब भी वहीं कह रहे हैं। लेकिन विकल्प क्या? अब ढुल साहब सवाल ये है, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो चाइना, जहां पर चावल मुख्य खाद्य पदार्थ उनका एक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेल्ट है वहां पर जहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। और उसके लिए फसल क्या हो वो विकल्प भी है। उसके लिए अगर वहां पर धान नहीं उगाया जा सकता है, चावल की कमी हो रही है, तो दूसरे देशों से मंगाकर उस इलाके में उसकी सप्लाई होती है। ये व्यवस्था है, यहां पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था देनी होगी, क्योंकि दोहन जिस गति से हो रहा और क्लाइमेट जैसे चेंज हुआ कि इस बार गर्मी बहुत पहले ही उतनी पड़ने लगी जितना कि जून और जून के बाद मिड में आती थी। तो ये क्लाइमेट चेंज भी खतरा है आगे के लिए भी। जी बिल्कुल, आशा करते हैं कि क्लाइमेट चेंज इस बार टेम्परेरी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला इस बार रहा है मौसम जो है, खास करके उत्तर भारत में। तो मुद्दा ये है कि जल को बचाना एक जन आंदोलन जब तक नहीं बनेगा तब तक जल को बचाना मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जल का दुरुपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है। न केवल किसान तो चलो एक छोटा भाग है उसका, इंडस्ट्रियल भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है उसका जल का। तो उसके ऊपर भी जो है हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम हमारी नदियों के अंदर जो है, नहरों के अंदर जो जल है उसको बचा करके सही तरीके से जगह पर पहुंचाया जाए। तो उसको किस तरीके से फिल्टर किया जाए, किस प्रकार से उसको क्लियर किया जाए। हमारे पास में बहुत ज्यादा इस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं है। जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है उसको ठीक करने के लिए हम कितना करते हैं? मुझे ये बताइए अतुल जी, क्या हम इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पे गैर कानूनी तरीके से जब जल के अंदर जो है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज किया जाता है, कितनी इंडस्ट्रीज के ऊपर हम जुर्माना लगाते हैं? पोल्यूशन डिपार्टमेंट कितनी इंडस्ट्रीज के ऊपर जुर्माना लगाता है? बहुत थोड़ी या रेयर होगा, बहुत रेयर होगा। तो ये जो विरोधाभास है ये अपने आप में बड़ा खराब है। क्यों? राइट टू एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का अधिकार फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट 1996 में कह चुकी है हमारे जीवन के अधिकार का हिस्सा है राइट टू एग्रीकल्चर। बिल्कुल के अधिकार को हम नहीं छीन सकते किसी व्यक्ति से। आप किसी की खड़ी नई फसल को आप नहीं हटा सकते, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। हाँ, उसको लगाने से पहले उसे अवेयर किया जा सकता था। हाँ, जुर्माना थोड़ा बहुत लगाइए, लेकिन उसको काट देंगे, कैसे काटेंगे? लेकिन जुर्माना भी तब लगाया जाए जब उस व्यक्ति को इस प्रकार का नोटिस हो पहले से कि भी आप ये नहीं करेंगे। केवल एक पब्लिक अपील करने मात्र से काम नहीं बनेगा। ये जन आंदोलन जब तक नहीं बनेगा, लोगों को इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं होगा, तब तक हमारे को रिजल्ट नहीं मिलेंगे और इसके ऊपर लगातार राजनीति भी होती रहेगी। मैं मानता हूं कि गंभीरता का अंदाजा उसी प्रकार से किया जाए जिस प्रकार ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पर सरकार आगे आकर के लोगों के अंदर एक जन आंदोलन बना दिया था कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे अनाज के लिए। हमने आत्मनिर्भर आज बनाया है, वो किसानों के, आम जन के, सरकारों के, अधिकारियों के सहयोग से हुआ है। वो ऐसे नहीं बना था। तो आज वो सभी सहयोग दोबारा जाकर के जब बनेंगे तब जाकर के आप जन आंदोलन बना पाएंगे, वरना ये स्थिति बेहद गंभीर और बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, दहीवाल साहब के पास जाऊं, उसके पहले शमशेर जी इसका जवाब आप दीजिए। जो बात कह रहे हैं ढुल साहब, आपने किसान को तो पाबंद कर दिया, आपने उसकी फसल रोक दी, लेकिन इंडस्ट्रीज वो भी तो एक बड़ा जरिया है जल दोहन का, उनका क्या?
देखिए, इसमें ढूंढ साहब की बात और दूसरे साथी हैं उनकी बात सुन के अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सभी चिंतित हैं इसके लिए और हम सब ने मिलके इसके लिए काम करना पड़ेगा। और एक जन आंदोलन के तहत हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। अकेला केवल सरकार के दबाव या सरकार के केवल कानून बनाने से बात नहीं बढ़ती। जब तक किसान जागरूक होगा तो तब वो खुद स्वयं मान जाएगा। किसान बहुत ही बड़े दिल का इंसान होता है, ठीक है। वो इस चीज को मानेगा, क्योंकि ये हमारी जो जल है हमारी धरोहर है और धरोहर का ही रक्षा करना हर इंसान का फर्ज है, क्योंकि ये धरोहर यदि हम रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन तो शमशेर जी, सवाल यही है ना, अच्छी बात अगर लग रही है तो उसमें एक सवाल भी है। किसान का दिल वाकई बड़ा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, तभी उसके सामने उसकी फसल को रौंद दिया गया और जुर्माना अलग लगा दिया गया। लेकिन यहां पर इंडस्ट्रीज को लेकर जो सवाल था वो कब दिखाई देगा? वहां पर तो कोई एक्शन अगर है भी तो रेयर केस में ही आएगा। अतुल जी, चाहे वो इंडस्ट्री है या कोई दूसरे चीजें हैं, ये पहले किसान को तो बहुत अवेयर किया गया है और आगे भी सरकार अवेयर करेगी। जिस प्रकार से न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इसमें जानकारी दी जाती है, अधिकारियों के माध्यम से भी दी जाती है। जिस प्रकार से पहले जो फांस जलाया जाता था वो आज काफी कम हो गया है। लोग जैसे जैसे किसान जागरूक होता चला जाएगा वो स्वयं समझ जाएगा। ये बड़ी हमारे किसानों में एक बहुत बड़ी समझ है। जब उसको ये लगेगा ये हम गलत कर रहे हैं तो वो स्वयं मान जाएगा। और रही बात कोई फसल इस तरह की कोई जानकारी में आई है तो मैं भी उस चीज की निंदा करता हूँ। मैं सरकार की बात, भाई किसी अधिकारी ने इस प्रकार की किसी की फसल को खराब किया है तो वो गलत है, उसको अवेयर किया जाए और उसको नोटिस जो दिया गया तो उसका दूसरे तरीके भी हो सकते थे, तो वो तो गलत है। मैं भी गलत मानता हूँ इस चीज को। जो ध्यान में आप कह रहे हो किसी किसान की फसल को खराब किया है, तो इसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसान जैसे जैसे हम जागरूक करेंगे तो वो इस चीज को मानेगा। ठीक है, दहिनवाल साहब शमशेर जी खुद भी ये मान रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ, लेकिन विकल्प तो देना होगा। आऊंगा शमशेर जी, आऊंगा, समय थोड़ा कम है। दहिनवाल साहब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सवाल यही है ना कि एक्शन किसान पर तो हो गया, विकल्प क्या दिया गया? और अब दूसरा भी सवाल उठेगा, क्योंकि सरकार ने अपील की थी, व्यवस्था उन्हीं की तरफ से दी गई है, तो वो अधिकारी भी क्या करे? वो तो अपनी चीजों को लागू कराएगा, या वो ये कहे कि नहीं मैं जागरूक नहीं करा पाया और यहां पर खेती हो गई तो फिर सरकार उस पर भी एक्शन ले लेगी। मैं बिल्कुल यही चीज तो कह रहा था अतुल जी आपको कि सरकार ने अपील की, अधिकारियों ने उसको लागू कराने के लिए उसे सख्ती से पेश आए। मैं वही तो कह रहा था कि पोस्टर से, स्लोगन से बात नहीं बनेगी या अखबार में देने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी हमें खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसकी जिम्मेदारी हम कब लेंगे? जब हमारी किसी व्यक्ति की जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आज हमारे 90 हल्के हैं, 90 हल्कों में अगर उन विधायकों की जिम्मेदारी तय की जाए, उनके पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, वो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। इसके साथ साथ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन इसके लिए शुरुआत कौन करेगा? बात तो वही आती है ना। और सरकार ने अपील की, अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, उन्होंने सख्ती से लागू किया। किसान को ये लगता है कि मैंने शायद फसल बो के कोई गुनाह कर दिया, जबकि उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो किसान तो बोएगा। दूसरी चीज है, उसके लिए कोई ऑप्शन तो प्रोवाइड करे ना उसको, कि आप चावल ना बोकर आप दूसरी फसल बोएंगे तो आपको इसका बेनिफिट तो बताना पड़ेगा कि आप चावल से बेहतर अगर और कोई फसल बोएंगे तो आपको उसका ये बेनिफिट मिलेगा। आपको इससे जो बचत आप इस चावल से लेना चाह रहे हैं वो दूसरी फसल से भी मिलना चाह रहे हैं, उसके बीच का कोई कंपनसेशन अगर आता है तो वो सरकार करे, उसके गैप को कवर करने का काम करे। उसके लिए भाई जैसे अभी रविंद्र भाई कह रहे थे कि उसके लिए जो गारंटी दे, वो गारंटी भी तो सरकार ही देगी ना। किसानों को ये लगना चाहिए कि सरकार हमारे भले में है, मानते हैं कि पानी की कमी है, लेकिन उसके लिए कम से कम उनको समझाने की जिम्मेदारी जो बनती है सरकार पहले उसको पूरी करे। उसके बाद उन पर अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो सख्ती से लागू करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी, सख्ती से लागू करनी चाहिए। और फिर लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लोग तो मान रहे हैं लेकिन बाद में पलट जाते हैं। फिर मैं बात से नहीं पलट रहा, मैं भी चीज बता देता हूँ अतुल जी, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी तय करें ना, उसके बाद ही तो अगले आदमी से हम उम्मीद करेंगे, हम किसी को समझाएंगे। दूसरी बात एक चीज और थी, जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत थे, क्या उन पर सरकार उन पर क्या कर रही है? जैसे पहले कुएं थे, तो जोहर थे, तालाब थे, वो कहीं ना कहीं बंद होते जा रहे हैं। अब दोबारा सरकार उनको पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। वो सरकार की भी समझ आई है इस चीज के लिए कि उनका महत्व कितना था। पहले उनको ढक दिया गया था या खत्म कर दिया गया था। आज जिस प्रकार से जो बारिश का महीना आता है,
तो जो बाढ़ का तो माहौल बन जाता है, तो वो उन प्राकृतिक जल स्रोतों में जाकर वहाँ कहीं ना कहीं वो वाटर लेवल को अप लाने का काम करेंगे। एक नहर का जाल भी बिछाने की जब भी पानी की कई बात आती है तो मैं खुद इस चीज के लिए कहता हूँ कि नहरों का एक जाल बिछाना चाहिए। जब भी कहीं बाढ़ का जो पानी आता है तो एक ऐसा लिफ्टिंग सिस्टम भी बनाना चाहिए ताकि उन नहरों को उस पानी को नहर के द्वारा उन जो सूखाग्रस्त एरिया है, जो वाटर लेवल जहाँ बिल्कुल डाउन है, जैसे दक्षिण हरियाणा की मैं बात करूँ, महेंद्रगढ़ की, रेवाड़ी की या भिवानी दादरी की, उस एरिया में भेजा जाए ताकि वहां पर वो पानी वहां पर पहुंचाया जा सके और वाटर लेवल पर ऊपर आए। ठीक है शमशेर जी, कुछ कह रहे थे आप, अपनी बात पूरी करें, दनवाल साहब की बात का भी जवाब दें, उसके बाद मैं नेहरा साहब के पास जाऊंगा। मैं साथी को याद दिलाना चाहता हूँ 1970 से पहले, जैसे चाहे दक्षिण हरियाणा की बात करो, चाहे आधे से ज्यादा रोहतक की बात करो, भिवानी की बात करो, और हिसार का भी कुछ क्षेत्र जहाँ तिलहन और दलहन का जो फसल ज्यादा होती थी, आज वहाँ पे धान की फसल ज्यादा होती है। एक बात रही बात, बार बार मेरे साथी कह रहे हैं कि 90 विधायक, मैं उस साथी को याद दिलाना चाहता हूँ 90 विधायक को जरूरी नहीं वो सारे के सारे इस चीज में इंटरेस्ट लें। बहुत से ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में कोई एक भी काम मुख्यमंत्री जी के पास लेके नहीं गए, एक पैसा लेके नहीं आए। बहुत से ऐसे विधायक, विपक्ष के विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करवाया है। ये तो उस विधायक पे जो उसका जनप्रतिनिधि है उस पे डिपेंड करता है कि वो किस में सामाजिक कार्य में कितना इंटरेस्ट लेता है, कि या केवल राजनीति करता है या एक वोट लेने के लिए उसने इलेक्शन लड़ा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। और कुछ साथी ऐसे भी होते हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, स्वयं किसी भी बड़े ऐसे कार्य के लिए स्वयं आगे आते हैं। तो इसमें मैं किसी एक व्यक्ति ये बिल्कुल सही बात है शमशेर जी, आपकी इस बात से सभी सहमत होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये व्यक्तित्व पर है, वो विपक्ष के होंगे तो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए मैंने भी कहा धन्यवाद साहब से। मैं किसी व्यक्ति विशेष को लांछित नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी साथी चाहे किसी विपक्ष में है चाहे सत्ता पक्ष में, चाहे विधायक है ना विधायक ना भी है, कोई भी बहुत से, जैसे राजेंद्र जी का राजस्थान का जो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने जल संग्रहण के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मान लिया विधायक ना भी हो, जनप्रतिनिधि ना भी हो, तो भी वो जनता को जागरूक करते हैं। जल हमारा जीवन है, इसमें नो डाउट, और हम सब मानते हैं इस चीज को, इस सबकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार भी समय समय पे इस प्रकार के विधानसभा में या जो ऐसे जो भी अधिकारियों से, जो वैज्ञानिकों द्वारा जिस प्रकार के सुझाव आते हैं उस पे कार्य करती है। फिर भी मैं आप लोगों को इनवाइट भी करता हूं, कोई आपका और भी सुझाव हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस मामले में कभी हिचकते नहीं है, चाहे वो बजट की बात हो चाहे कोई दूसरे कानून की बात हो, तो सबको आमंत्रित करते हैं। ठीक है, आप पार्टी के माध्यम से या किसी हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, यही तरीका भी हो सकता है। नेहरा साहब, अब यहां पर 365 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए, ना कि खरीफ की फसल जब आए या धान उगाने की बात हो तब विचार किया जाए, या फिर जब ये गर्मी अचानक से पहले आ जाए तब ये विचार किया जाए। शायद यही प्लानिंग हो सकती है और इसी पर काम करना भी होगा। नहीं अतुल, मैं तो ये चाहूंगा कि प्लानिंग हो अगले 50 साल की या 365 दिन तो बहुत थोड़े होते हैं, ये फटाफट आ जाते हैं। बात वही है, इसमें सामाजिक तरीके से भी काम करना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा ये बात है 2015-16 की, तो चरखी दादरी जो जिला है, दादरी जिला, उसके पास में जो गांव पड़ता है चरखी, तो वहां पे वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल वो काफी ऊंचे आ गया था। तो पूरे गांव ने एक फैसला किया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान यहाँ पे धान की फसल नहीं बोएगा, और वो पंचायती फैसले के विरुद्ध 2 किसान चले गए थे, उन्होंने 8-10 एकड़ में धान बो दिया था। तो बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, जन दबाव के आगे उनको वो फैसला लेना पड़ा था कि हम आगे से, अब तो गलती हो गई, आगे से हम नहीं बोएंगे। तो इस तरह की भी चीजें करनी पड़ेगी, पंचायतों को भी आगे आना पड़ेगा, वो आगे आना पड़ेगा। ठीक है ना। बात हुई है कि वाटर मैनेजमेंट, अब पंजाब में है, बाबा सीचेवाल हैं, उन्होंने भी एक नहर नदी को पुनर्जीवित कर दिया था। इस तरह राजेंद्र जी का नाम लिया गया, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। तो इस तरह जल योद्धा जो हकीकत में जल योद्धा हों वो तैयार करने होंगे, जो अपने चेक डैम बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी हमें। और बिल्कुल, तभी शायद इस समस्या, जो कि छोटी मोटी समस्या नहीं है और भविष्य में और गहराएगी, इसकी पूरी प्रबल आशंका है, या फिर कहें कि होना ही है, तो उसका नतीजा कभी निकलेगा। हाँ नेहरा साहब।
दूसरी बात एक अभी आई है कि अभी तो ये ग्रामीण एरिया की हम समस्या पे जिक्र कर रहे हैं। अगर शहरों पे बात आती है तो जो एसटीपी होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो कितने शहरों के चालू हैं ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। वहाँ पे सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वहाँ पे सीवेज के जो व्यवस्था वो ठीक है या नहीं है। तो वो वैसे खुले में छोड़ दिया जाता है, वो गंदगी तो फैलाता है, प्रदूषण तो फैलाता है। ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो पहले ही ग्राउंड वाटर, तो उसको भी वो खराब कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इसमें बात सही है कि एक संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वाटर लेवल का बैलेंस बन पाएगा। ढुल साहब, फाइनल कमेंट्री आपका संक्षेप में। यहां पर सरकारी भागीदारी, प्रशासनिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी और फिर जन भागीदारी, यही 4 फॉर्मूले होंगे। जी बिल्कुल, यही 4 फॉर्मूले होंगे, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। कोर्सिव एक्शन लेने से पहले बहुत जरूरी है कि लोगों को समझाया जाए और उनको समझवाया जाए, उनको अच्छी तरह से बताया जाए, किसानों को अल्टरनेट तैयार किया जाए और तैयार करके उनको आश्वस्त दिया जाए कि इससे उनकी रोजी रोटी चल सकती है। किसान कोई कमाई नहीं कर रहा है, वो बिजनेसमैन नहीं है, उसका केवल पेट पाल पाता है लोगों को अनाज देने के बाद में, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कमाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, उसको रोजी रोटी कमाने का हक है। उसे ये आश्वस्त किया जाए कि ये बोने के बाद में आप अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। उसके बाद किसान से पहले कोई भी किसी भी प्रकार की क्रांति को लागू करने के लिए कोई भी बाद में आएगा, किसान सबसे पहले खड़ा मिलेगा आपको, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। दानिवाल साहब, यही सवाल आपसे भी। देखिए, किसानों को एक विकल्प भी देना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आप इस चीज के लिए, जब जल संरक्षण की बात आ रही है तो कोई भी व्यक्ति जब उस महत्व को समझ जाएगा तो वो कभी भी ना तो सरकार के खिलाफ, फैसले के खिलाफ जाएगा, और जो चीज उनसे डायरेक्ट जुड़ी हुई है उस चीज का भी वो सदुपयोग करना सीखेगा। लेकिन उसके लिए उनके लिए एक बेहतर विकल्प देना पड़ेगा और उनको जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे टपका प्रणाली है या और कोई फुहारा से जो भी कुछ होती है वो उनको बताई जाए। उसके बाद किसान भी समझ जाएगा और उसको जो नई फसल जो भी वो अगर बोना चाहे, उसके जो फसल का जो एक निर्धारित मूल्य तय करके और वो उनको दिलाया जाए, ताकि उसके बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाए और किसान को ये ना लगे कि वो कहीं घाटे में है। ठीक है शमशेर जी, आपने खुद माना भी कि फसल रौदने से बेहतर है कि हम उन्हें समझा दें। बिल्कुल, देखो किसान एक ऐसा अन्नदाता है और ऐसा व्यक्ति है जो देश के प्रति हमेशा अच्छा सोचता है, समाज के प्रति अच्छा सोचता है और वो हमेशा ही इस देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहा है और आगे भी जो खेती है ये हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहने वाली। और मैं इसमें बिल्कुल भी इससे कहने में परहेज नहीं करता कि किसान की फसल से वो जिस प्रकार से मान लिया कोई जमीन एक्वायर भी की जाती है, जैसे ढुल साहब ने बताया, तो उसके लिए भी कई बारी उस मजबूरी हो तो अलग बात है, नहीं तो उस फसल को उगने दिया जाता है। तो मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन ये अवेयर करना और जिस प्रकार से ये जो वेस्ट जो पानी है शहरों का, जो सीवरेज का, और इससे फसल में इसकी जो जिस प्रकार से पहले भी होती आई है, आज भी उसको थोड़ा सा और अच्छा किया गया है कि कई जगह तो साफ भी किया गया है, जो जिसमें केमिकल वगैरह जो मिल जाते हैं ये कहीं जमीन को, फसल को ना खराब करे। लेकिन मैं वो कहता हूँ इसमें अब भी और भी सुधार की गुंजाइश है। बिल्कुल सुधार की गुंजाइश है और इसमें जागरूकता सबको ही फैलानी होगी। सरकार ने एक्शन लेने के लिए कहा था, लेकिन वहां पर उनको विकल्प क्या दिया गया ये भी अपने आप में सवाल है। बहुत शुक्रिया शमशेर जी आपका, ढुल साहब आपका, दानिवाल साहब आपका और अमित नेहरा जी आपका। तो मौजूदा दौर में कई ऐसे जिले जहां पर जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है, लेकिन धान की फसल को लेकर जिस तरीके से एक्शन लिया गया उससे संदेश सख्त जाए वो अच्छी बात है, लेकिन किसान को पहले से जागरूक किया जाए, विकल्प दिया जाए, फिर भी वो ना माने तो उस पर एक्शन लिया जाए। इस पर सभी पार्टियों के नेता प्रवक्ता सहमत थे, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि जब हम कोई प्लानिंग कर रहे तो उसका परिणाम भी निकले। नमस्कार।